जय हिंद दोस्तों। इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आप सभी का स्वागत है। आज आईडीआर के तीसरे वीडियो में हम सब इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर या कहें न्यू इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए भारत के अब तक के सबसे क्रूशियल और मोस्ट अवेटेड डिफेंस प्रोजेक्ट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण कड़ी को समझेंगे और जानेंगे। और हाँ, आईडीआर के इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानना हमें जरूरी है, यानी कि इस वीडियो में सिर्फ वही बातें बताई जाने वाली हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के 2000 से भी ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत से सजने वाले और भविष्य में भारत के आसमानों में उड़ने वाली महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। डिफेंस लवर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एमका भारत का सबसे पहला इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो कि सिंगल सीटर वेरिएंट में डबल इंजन से पावर्ड होने के साथ सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को इजीली अचीव करने में कैपेबल होगा। बट क्या ये सच में इतना इजी है जितना सुनने में लगता है? खैर, वीडियो देखते रहिए, मे भी आपको आंसर मिल जाए। साल 2005 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा दुनिया के सबसे पहले FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में शामिल होने के साथ ही पूरा विश्व 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की होड़ में लग गया। अपना भारत भी इस फील्ड में कहां से पीछे रहने वाला था। आखिरकार साल 2007 में भारत और रशिया, जो कि अच्छे दोस्त होने के साथ साथ ब्रह्मोस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अंजाम दे चुके थे, इन दोनों देशों ने FGFA पे एक साथ काम करने का निर्णय लिया और 27 अक्टूबर 2007 को सुखोई के डायरेक्टर के ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ ही भारत ने FGFA को साकार करने का सपना देखना शुरू किया। आज 2007 से 2020 हो गई है और भारत का यह सपना अभी भी सपना ही नजर आता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत ने इतने समय में कुछ काम नहीं किया या हम कुछ कर नहीं रहे हैं। FGFA से ADA से AMCA हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और कई बड़ी चीजों को अंजाम दिया है। बट यहाँ पे बात तो वही है ना कि जब तक आप अपने काम को अंजाम नहीं देते, आपके काम को अधूरा ही माना जाता है। दोस्तों, 2018 में भारत के रशिया से FGFA प्रोग्राम से अलग होने के बाद एमका प्रोग्राम में थोड़ी तेजी आना स्टार्ट हुई। हालांकि 2007 से 2018 तक भारतीय वैज्ञानिकों की टीम निरंतर FGFA के अलग अलग पहलू पर काम कर रही थी। बट 2018 में एमका के फिजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब दिसंबर 2018 में एमका के डिजाइन फेज के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ, तब सभी की उम्मीदों में अचानक से फिर से नया आयाम आया और इस बार एनर्जी बिल्कुल नई थी। LCA की 30 साल की लर्निंग के साथ सभी भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साथ इस पे फिर से जोर देना स्टार्ट किया और आज भारत एमका के डिटेल डिजाइन फेज में काम कर रहा है। और रिसोर्सेज की माने तो भारत 2021 तक डिटेल डिजाइन फेज को कंप्लीट होने के साथ ही भारत एमका के प्रोटोटाइप पे काम करना स्टार्ट कर देगा और अगर सब कुछ सही रहा तो भारत एमका के प्रोटोटाइप वर्जन को 2025 के एंड तक या 2026 के स्टार्टिंग में इसको भारतीय आसमानों के लिए तैयार कर देगा। दोस्तों, इसी साल फरवरी में यूपी के लखनऊ में कंप्लीट हुए डिफेंस एक्सपो 2020 में एमका के स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड्स को डिस्प्ले किया गया था। एमका, जो कि मैन्ड और अनमैन्ड, स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड्स में कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जो कि इसे किसी भी नामुमकिन मिशन के लिए और भी लीथल बनाएगा। भारत की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फिलहाल एमका के 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए सोच रहा है और ADA ने एमका के इन प्रोटोटाइप में यूज होने वाले बजट को लेके CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को नोटिस भी डाला हुआ है और अगर सब कुछ सही रहा तो मे बी इस ईयर के एंड तक इंडियन गवर्नमेंट इस बजट को सैंक्शन भी कर दे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि एमका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फाइनल कॉस्ट एग्जैक्टली अभी फाइनल नहीं हुई है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एमका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंडिंग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा एक्सीड कर सकती है। दोस्तों, एमका के पहले कुछ प्रोटोटाइप्स में ADA एमका में इंस्टॉल्ड होने वाले ऑनबोर्ड स्टेल्थ सिस्टम की टेस्टिंग करेगा और फिर धीरे धीरे कई और एडवांस टेक्नोलॉजीज को प्रोग्रेसिवली प्रोटोटाइप्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अगर बात करें एमका के नॉन स्टेल्थ मोड के बारे में तो एमका के नॉन स्टेल्थ मोड वाले एयरक्राफ्ट में टोटल 10 वेपन स्टेशन होने के साथ साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा भी दी जाएगी, जो कि इसे लंबे फ्लाई मिशन के लिए एक ड्रेडफुल फ्लाइंग मशीन बनाएगा। डिफेंस लवर्स, आगे बढ़ते हुए अब हम वीडियो में सबसे पहले एमका के स्टेल्थ फीचर के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों,
मैंने YouTube में कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने किसी भी एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाने के लिए सिर्फ रडार ऑब्जर्विंग पेंट की बात करी है, जो कि पूरी हद तक सही नहीं है। और अगर हमें इस चीज को समझना है तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट को किन किन तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट को मेजर 3 तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। उनमें से पहला तरीका है हमारे एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले रडार से निकलने वाले रडार क्रॉस सेक्शन एमिटिंग सिग्नल को डिटेक्ट करके, दूसरा हमारे एयरक्राफ्ट से निकलने वाले थर्मल सिग्नेचर को डिटेक्ट करके, और तीसरा AWACS सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट करके, यानी अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट करके है। तो इन तीनों रीजंस को समझने के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि अगर हमें अपने एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें इन तीनों रीजंस को कंसीडर करना पड़ेगा। और यही चीज DRDO ने एमका के साथ भी करी है। DRDO ने एमका को स्टेल्थ बनाने के लिए 2 चीजों पे काम किया है। पहला एमका के कॉन्फ़िगरेशनल चेंज पे, और दूसरा रैम मटेरियल्स यानी रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स पे। अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज की, तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज में एयरक्राफ्ट के डिजाइन में सर्टेन कट्स और एडजस्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिससे कि रडार क्रॉस सेक्शन में एमिट होने वाले सिग्नल कम से कम एमिट होते हैं। और मान लीजिए अगर कुछ सिग्नल एमिट होते ही भी हैं तो उसके बाद रैम मटेरियल्स की कोटिंग होती है, जिससे कि निकलने वाले सिग्नल की इंटेंसिटी और भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशनल चेंज और रैम मटेरियल्स के यूज करने के बाद एमका की डिटेक्शन या सर्वाइबिलिटी डेफिनेटली बेटर होगी ही होगी। एमका के स्टेल्थ फीचर को समझने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमका के सबसे जरूरी बॉडी पार्ट के बारे में, यानी एमका की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के एमका में यूज होने वाली AESA रडार एक गेम चेंजर डिवाइस है। AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एक फिक्स्ड एरे सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ एंटेनास एरे इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो कि रेडियो वेव्स को एक बीम के फॉर्म में सभी पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट करते हैं। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस बीम के कांटेक्ट में आती है, इन एंटीनास से जुड़े हाईली सेंसिटिव रिसीवर ऑब्जेक्ट से लौटे हुए इकोज या डिस्टरबेंस को एम्पलीफाई करते हुए इन सिग्नल्स को लौटने में कितना टाइम लगा, ये मेजर करते हुए ऑब्जेक्ट से एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस को डिटरमाइन करने में बड़ी मदद प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं AESA रडार के अलावा एमका के कुछ और कैपेबिलिटीज के बारे में। एमका AESA रडार के साथ साथ सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी से भी लेस होता है। यहाँ पे डेड के फुल फॉर्म से क्लियर है कि एग्जैक्टली है क्या, बट सीड को थोड़ा समझना जरूरी है। सीड बेसिकली एनिमी के सरफेस एयर डिफेंस के साथ साथ एनिमी के एयर डिफेंस जैसे कि इंटीग्रेटेड सिस्टम EWRCS यानी अर्ली वार्निंग रडार क्रॉस सेक्शन को डिसीव करने में हेल्प करता है। एमका के कुछ फीचर्स इसे और स्पेशल एंड डेडली बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके एमका के उन फीचर्स के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। IRST बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट के उसके एनिमी के ऊपर डोमिनेशन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। IRST बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इंफ्रारेड सिग्नेचर रिलीज करता है, उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक एंड डिटेक्ट करने में यूज होती है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, IRST का एक फीचर्स इसे सी फर्स्ट किल फर्स्ट में महारत हासिल कराता है। IRST का यूनिक पैसिव फीचर इसके बिना रेडिएशन एमिट किए हुए अपने काम को अंजाम देने में मदद करता है। मतलब एक साइलेंट किलर। ये एनिमी को कब सर्च एंड ट्रैक करके वेपन यूनिट को कमांड दे दे, इसका पता खुद एनिमी को भी नहीं होता है। सर्पेंटाइन एयर इनटेक। सर्पेंटाइन एयर इनटेक किसी भी एयरक्राफ्ट को एक बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के साथ साथ इसको स्टेल्थ बनाने में भी जरूरी होता है। जब कोई भी एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो प्रोपल्शन को कंटिन्यू रखने या थ्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए एयर इनटेक कंटिन्यूअसली होता रहता है। और इतनी स्पीड में एयर इनटेक के टाइम टेम्परेचर वहां काफी ज्यादा होता है, एंड अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोई भी एनिमी रडार आपके थर्मल सिग्नेचर को इजिली ट्रैक कर लेगा। तो मोस्टली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में एस शेप्ड सर्पेंटाइन इनटेक दिया जाता है, जो कि IR सिग्नेचर रिडक्शन में काफी यूजफुल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो सर्पेंटाइन एयर इनटेक में कुछ फ्लैप्स और शेप्स को अकॉर्डिंगली ऐसे मैनेज किया जाता है जिससे प्रॉपर थ्रस्ट भी जनरेशन होता रहे एंड हीट एमिशन भी लो हो। अब वो कैसे होगा? फिर वही आपका हीट एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स है। MAWS मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम।
मॉस बेसिकली एक ऐसा कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स पैकेज होता है जो कि किसी भी अटैकिंग मिसाइल के टारगेट को ट्रैक करता है एंड इसके साथ ही ऑटोमेटिकली ये एयरक्राफ्ट के पायलट को वार्निंग भी देता है, जिससे कि पायलट कोई भी डिफेंसिव मैन्यूवर एग्जीक्यूट कर सके और इसके साथ साथ पायलट मिसाइल को काउंटर करने के लिए वेपन्स को प्रिपेयर एंड लॉन्च भी कर सके। RWR रडार वार्निंग रिसीवर। RWR किसी भी फ्लाइंग मशीन में यूज होने वाला बड़ा कॉमन सिस्टम होता है। RWR सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट में यूज होने वाली रेडियो एमिशन को डिटेक्ट करता है। RWR का प्राइमरी पर्पस किसी भी रडार सिग्नल को डिटेक्ट करना, जो कि एक थ्रेट भी हो सकता है, और फिर स्टाफ मेंबर या क्रू को वार्निंग इशू करना होता है। SPJ सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। SPJ यानी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें अपोनेंट या एनिमी को इंटेंशनली रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो कि अपोनेंट के रडार में यूज होने वाले रिसीवर को नॉइज या फॉल इंफॉर्मेशन से सैचुरेट कर देता है। दोस्तों, जैमिंग को मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से परफॉर्म किया जाता है। मैकेनिकली जैमिंग में एनिमी के रेडियो सिग्नल्स को अलग अलग तरीकों से रिफ्लेक्ट करके टारगेट को लेके फॉल्स या मिसलीडिंग सिग्नल्स रडार ऑपरेटर को भेजे जाते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिकली जैमिंग में एनिमी के सिग्नल रिसीवर्स को एडिशनल रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो कि एनिमी को रियल टारगेट के सिग्नल कहां से आ रहे हैं इसको डिसाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कंफ्यूज करो और फायदा उठाओ। LWR लेजर वार्निंग सिस्टम। LWR या लेजर वार्निंग सिस्टम एक टाइप ऑफ वार्निंग सिस्टम होता है जो कि किसी भी लेजर एमिशन को डिटेक्ट, एनालाइज और उसके डायरेक्शन को लोकेट करके क्रू मेंबर्स को अलर्ट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ तक हमने एमका के लगभग सारे मेजर फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर बात करें माइनर फीचर्स की, तो भारतीय एमका में IVHM यानी इन व्हीकल मेंटेनिंग सिस्टम के साथ DI जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे। डिफेंस लवर्स, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमका में यूज किए जाने वाले वेपन्स की या आर्नामेंट्स की। ADA ने एमका के स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड्स में इंटरनल वेपन भी दिया हुआ है, यानी एमका के दोनों मोड्स में एयरक्राफ्ट के अंदर ही वेपन्स को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना में आगे शामिल होने वाले ये एयरक्राफ्ट एक फ्यूचरिस्टिक वेपन पैक्ड मशीन होगी, जिसमें कुछ क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ डेडली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और क्लोज कॉम्बैट्स मिसाइल भी यूज होंगी। इसके अलावा एमका के दोनों मोड्स में और कई प्रिसीजन वेपन या एडवांस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इजीली इंस्टॉल किए जा सकेंगे। एमका के स्टेल्थ, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड वेपन सिस्टम के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं एमका के एक ऐसे पार्ट की जिसमें इंडिया थोड़ा सा पीछे रह जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। अब बात करेंगे एमका के इंजन पार्ट की। दोस्तों, सोर्सेज की माने तो एमका की पहली 2 स्क्वाड्रन अमेरिकी जायंट कंपनी जनरल मोटर के F414 के 2 90 किलो न्यूटन के इंजन से पावर्ड होंगे। इसके अलावा आने वाले एमका के कुछ वेरिएंट में जनरल मोटर के ही F414 के 110 किलो न्यूटन के 2 पावर्ड इंजन भी यूज होंगे, जिसे फिलहाल अभी डेवलप किए जाना बाकी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय एमका हमेशा विदेशी इंजन के साथ ही इंडियन एयरफोर्स में सर्व करेगा। फरवरी 2020 में कंप्लीट हुए डिफेंस एक्सपो में DRDO ने यह क्लियर किया था कि एमका की शुरुआती 2 स्क्वाड्रन अमेरिकी के 90 किलो न्यूटन के इंजन से पावर्ड होंगी, बट हम फिर भी पैरेलल प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एमका के इंडिजिनस इंजन पे काम करना जारी रखेंगे। और हाँ, अगर इसके लिए जरूरत पड़ी फॉरेन कोलैबोरेशन की, तो हम उसके लिए भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसा भी मानते हैं कि जो भी कंपनी भारत के 114 एयरक्राफ्ट वाली डील को एक्सेप्ट करेगा, भारत उसी के साथ एमका के लिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के लिए यूज होने वाले इंजन को लेके उस पर फर्दर आगे काम करेगा। तो आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। भाई लोग, एमका को लेके सबसे अच्छी खबर यह है कि अब भारत एमका के सपने को जल्दी साकार करने के लिए मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करते हुए दिख रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि एमका के डेवलपमेंट के लिए ADA, DRDO, CSIR और इंडियन फोर्स के अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एमका के डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करते हुए अलग अलग इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअली पार्ट पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके HAL को फाइनली अपना प्रोडक्ट टाइम रहते हुए डिलीवर करेंगे, और तब जाके HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन सारे पार्ट्स की असेंबली करके एमका को भारत के लिए सुपुर्द करेगा।
तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्यों एमका को भारतीय वायुसेना के साथ नए भारत का भी फ्यूचर बोला था, ये अभी आपको समझ आया हो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एमका भारत के लिए वो रास्ता है जिसको कंप्लीट करते करते भारत कई नई एरो डिफेंस कंपनी का नया अध्याय लिखेगा। दोस्तों, आज भारत में करीब 2000 से ज्यादा लोग अपना दिन रात एक करके इस संपूर्ण भारत के द्वारा देखे गए सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। देश में डीआरडीओ की 20 लैब से भी ज्यादा लैब्स में लोग दिन रात इस सपने को कैसे और कितना जल्दी कंप्लीट करें, इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं तो बस इतनी ही उम्मीद करता हूं कि वो दिन जल्द ही आएगा जब भारत में बना एयरक्राफ्ट भारत के ही आसमानों में अपनी रंग रलियां बिखेर के हम भारतीयों का दिल जीतेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आइडियर बस इतना ही कहेगा कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, आज के इस वीडियो का रिस्पॉन्स हमें आगे किस कंटेंट पे और कैसे वीडियो लेके आनी है इसमें हमारी बहुत मदद करेगा। तो आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो के पीछे की गई मेहनत को समझिए, सुरक्षित रहिए, अपडेटेड रहिए, और हाँ, अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।